हमारे यूट्यूब चैनल में बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। आईपीसी 1860 होती है भारतीय दंड संहिता। एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। ये अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना भी बताता है। धारा 1 कहती है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार है। धारा 2 है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 3 कहता है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। धारा 4 कहती है राज्य क्षेत्रातीत अपारदेशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। और धारा 5 कहती है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। धारा 6 कहती है कि संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवाद के अध्ययन को समझा जाना। धारा 7 कहता है एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय। धारा 8 है लिंग और धारा 9 है वचन। धारा 10 है पुरुष और स्त्री के बारे में। धारा 11 कहता है व्यक्तियों के बारे में। धारा 12 है जनता जन सामान्य के बारे में। धारा 13 है क्वीन की परिभाषा। धारा 14 है सरकार का सेवक, यानी सरकार के सेवक को बिला मतलब में छेड़ने का मतलब तो आप सब लोग जानते हैं कि उसमें धारा 14 लगती है। धारा 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा। धारा 17 है सरकार। धारा 18 है भारत। धारा 19 है न्यायाधीश। धारा 20 है न्यायालय। धारा 21 है लोक सेवक और धारा 22 है चल संपत्ति। धारा 23 है सदोष अभिलाभ या हानि। धारा 24 है बेईमानी करना। धारा 25 है कपट पूर्वक और धारा 26 है विश्वास करने का कारण। धारा 27 है पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। धारा 28 है कूटकरण और धारा 29 कहता है दस्तावेजीकरण के। धारा 30 है मूल्यवान प्रतिभूति। धारा 31 कहता है बिल। धारा 32 है कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप शामिल है। धारा 33 का है कार्य। धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया। धारा 36 कहता है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। धारा 37 कहता है कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध गठित करने में सहयोग करना। धारा 38 कहता है आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 39 कहता है स्वेच्छा। धारा 40 कहता है अपराध। धारा 41 कहती है विशेष विधि। धारा 42 है स्थानीय विधि। धारा 43 है अवैध। धारा 44 है क्षति। धारा 45 है जीवन। धारा 46 है मृत्यु और धारा 47 है जीव जंतु और धारा 48 है जलयान। धारा 49 है वर्ष या मास। धारा 50 बोलता है धारा के बारे में। धारा 51 है शपथ। धारा 52 है सद्भाव पूर्वक। धारा 53 है दंड। धारा 54 है मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। धारा 56 है यूरोपियों तथा अमेरिकियों को दंड दासता की सजा होता है। धारा 57 दंडा विधियों को भिन्न है। धारा 58 है निर्वासन से दंडाधीश अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाए। धारा 59 कहता है कारावास के बदले निर्वासन नट। धारा 60 है दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसके कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 61 कहता है संपत्ति के सम अपहरण का दंडादेश। धारा 62 है मृत्यु निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधियों को बाबत संपत्ति का सम अपहरण। धारा 63 है आर्थिक दंड या जुर्माने की रकम। धारा 64 बोलता है जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। धारा 65 है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। धारा 66 कहता है जुर्माना न देने पर किसी भांति का कारावास दिया जाए। धारा 67 आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो। धारा 68 कहता है आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना। धारा 69 कहता है जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। धारा 70 बोलता है जुर्माने को 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना या मृत्यु संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। धारा 71 कहता है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। धारा 72 है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी। धारा 73 कहता है एकांत परिरोध। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 75 है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। धारा 76 बोलता है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप के विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 77 है न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। धारा 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमुक्त यह तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत
होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 81 आपराधिक आशय के बिना और अन्य क्षति के निवारण के लिए किया गया कार्य जिससे क्षति कारित होना संभाव्य है। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। धारा 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। धारा 84 कहता है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। धारा 85 कहते हैं ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 86 कहता है किसी व्यक्ति के द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 87 कहता है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 88 कहता है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 89 कहता है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 90 कहता है सम्मति उसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 91 कहता है कि ऐसे अपवादित कार्य जो कारित क्षति के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 92 कहता है कि सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 107 बोलता है किसी बात का दुष्प्रेरक। धारा 108 है दुष्प्रेरक। धारा 108 का है भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरक। धारा 109 कहता है अपराधों के लिए उकसाने के लिए दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 110 है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से विभिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 111 तब लगती है जब दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया और उससे भिन्न कार्य किया गया। धारा 112 लगती दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आखिरी दंड से दंडनीय है। धारा 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशायत से भिन्न हो। धारा 114 लगती है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति में। धारा 115 मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध नहीं किया जाता। धारा 116 तब लगती है जब कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए। धारा 117 लगती सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। धारा 118 लगती मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 119 से किसी ऐसे अपराध के लिए किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य। धारा 120 से कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 120 का लगती आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। धारा 120 खा आपराधिक षड्यंत्र का दंड। धारा 121 है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने की दुष्प्रेरण करना। धारा 121 का है धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों का करने का षड्यंत्र है। और 122 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रहित करना। धारा 123 है युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाना। धारा 124 से किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करना या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना। धारा 124 का है राजद्रोह। धारा 125 से भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना जिसमें जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, म्यांमार और नेपाल जैसे देश शामिल होते तो इनमें धारा 125 लगेगी। धारा 126 है भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। उस पर धारा 126 लगती है जैसे कि अगर कोई भी भारतीय नेपाल में जाके लूटपाट करता है या वहाँ की शांति और एकता को खंडित करने का प्रयास करता है तो उसमें धारा 126 तुरंत ही उसके ऊपर लग जाएगी। उसके भारत की नागरिकता भी उससे छीनी जा सकती है। धारा 127 से धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना वो धारा 127 के अंतर्गत आती है। उसकी सारी संपत्ति को गवर्नमेंट उससे ले सकती है और जो संबंधित देश हो गए जैसे नेपाल है या भूटान है, भारत के सभी सहयोगी देश हैं या जापान है, तो अगर वहाँ पे रह के संपत्ति कोई भारतीय अगर हड़पता है तो वापस उसे सरकार वापस कर देगी। धारा 128 लोक सेवा की स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। और 128 कहता है कि जैसे कोई जेल में बंद है, कोई भी व्यक्ति जो अपराध करके आया वो जेल में बंद है और उसे निकालने में सबसे ज़्यादा मदद की हो इन्होंने लोक सेवक जो जेलर होते हैं अगर उन्होंने भागने में उसकी मदद की हो या उसके विचारों से काफ़ी ज़्यादा सहमति जता के उसे भाग जाने दिया तो इसमें पर जो लोक सेवक होता है उस पर 128 धारा 128 लगती है। और धारा 129 लगती लोक सेवक की उपेक्षा से किसी कैदी का निकल भागना सहन करना।
जैसे कि कोई भी जेलर है तो उसके ऊपर एक सीनियर होता है, एक जूनियर होता है, तो सीनियर को अनदेखा करके जूनियर वाले को, जूनियर ने उसे निकाल दिया किसी कैदी को, तो उस पे धारा 129 लगेगी। और धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने से सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। जैसे कई लोग मिलकर कैदियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पे हमला करना या विस्फोट करके उड़ा देना, ये सब आते हैं धारा 130 के अंतर्गत। धारा 131 आती है विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्यों से विचलित करने का प्रयत्न करना। जैसे कि धारा 131 उन पे लगती है जो कि भारत सरकार के ही वो हैं, वायुसेना में है या नेवी में है, में है, तो कोई भी संगठन या विद्रोह की स्थिति कर दे। जैसे कि कुछ कश्मीर में आतंकवादी संगठन है जो विद्रोह करने के प्रयास में लगे रहते ताकि कश्मीर भारत से अलग हो जाए, तो उनकी सहायता के लिए और ये लोग सोचें कि वायुसेना भी उनका साथ दे, वायुसेना या आर्मी वगैरह उनका साथ दे अलग करने में। तो इस मुद्दे को लेके चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या कोई भी हो, तो उसके ऊपर धारा 131 लगेगी। धारा 132 लगेगी विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए तो उस पर धारा 132 लगती। धारा 133 से सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन पर हो, हमले का दुष्प्रेरण करना। जैसे कोई भी कर्नल या मेजर रैंक का अधिकारी है तो उस पर छोटे सिपाही या हवलदार के द्वारा उस पर अटैक कर देना या हमले के बारे में सोचना, विचार करना या फिर कुछ संगोष्ठी बनाना, वो सब आता है 133 में, धारा 133 पे। धारा 134 पे हमले का दुष्प्रेरण, जिसके परिणाम स्वरूप हमला किया जाए। धारा 135 से सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण। धारा 136 से अभित्याजक का संश्रय देना। धारा 137 से मास्टर की अपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक। धारा 138 से सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण करना। धारा 138 का किता पूर्वोत्तर धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा का लागू होना। धारा 139 कहता है कुछ अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति। धारा 140 से सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिन्ह धारण करना। धारा 141 से विधि विरुद्ध जनसमूह। धारा 142 के तहत विधि विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होना। धारा 143 से गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होने के नाते दंड। धारा 144 के तहत घातक आयु से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना। धारा 145 के किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है में जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। धारा 146 के तहत उपद्रव करना। धारा 147 से बलवा करने के लिए दंड। धारा 148 के तहत घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना। धारा 149 विधि विरुद्ध जनसमूह को हर सदस्य अपने समान लक्ष्य का वियोजन करने में किए गए अपराध के दोषी। धारा 150 है विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों के भाड़े में लेना या भाड़े पर लेने का लिए बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स ये धारा 1 से 150 तक की आपकी धाराएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।